गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने डायनमोमीटर पढ़ा। उसके बाद मैंने थोड़े से मतलब सिलेबस में चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये किया है कि जीटीयू में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, आज से हम लोग वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चालू करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जीटीयू का विंटर 2019 का क्वेश्चन पेपर लिया है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए। फर्स्ट है स्टेट नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। देन सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। और थर्ड है डिस्क्राइब एरर एंड सोर्स ऑफ एरर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन लोग। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट नेसेसिटी एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी। तो हमें सभी को पता है कि मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, it is defined as the science of measurement accept both experimental and theoretical determination at any level of uncertainty in any field of science and technology। मतलब क्या हुआ कि ये मेजरमेंट मतलब ये एक साइंस ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल बोथ लेवल ऑफ मेजरमेंट को कंसिडर किया जाता है। कौन से फील्ड में? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेट्रोलॉजी क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आप ये देखिए, मैंने येलो कलर से उसको अंडरलाइन किया है कि रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी लेवल हाई होना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अब इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग को डिस्कस करना है। देखो, पहला क्या लिखा है? कंप्लीट असेसमेंट ऑफ न्यूली डेवलप्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर हमने कोई न्यूली मतलब ऐसा कोई नया प्लांट बनाया है, तो उस प्लांट का जो भी हमारा आउटपुट होगा उसके बारे में कंप्लीट असेसमेंट हमें करना होगा। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड इंश्योर दैट दीज आर बेटर देन द रिलेवेंट कंपोनेंट टॉलरेंस। मतलब एग्जांपल लीजिए, अगर मैंने एक लैपटॉप बनाया तो ये लैपटॉप जो मार्केट के लैपटॉप के कंपेयर में मतलब ज्यादा कैपेबल होना चाहिए। अगर ज्यादा कैपेबल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि इसका जो मार्केटिंग है वो बंद हो जाएगा, मतलब आप कंप्लीटली डूब जाओगे। देन थर्ड वन इज द क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैपेबिलिटी एंड इंश्योर दैट दीज आर क्वाइट इनफ फॉर देयर रिस्पेक्टिव मेजरमेंट्स। मतलब अब एग्जांपल, जैसे मैंने ये लैपटॉप कर लिया, तो लैपटॉप में मुझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर इन फ्यूचर जो भी अपकमिंग सॉफ्टवेयर आएंगे वो सब के लिए कैपेबल है कि नहीं है। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी जान के ही उसका यूज करना है। ठीक है, देन फोर्थ है मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। जनरली इंस्पेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट को हाई करता है, तो हमें वो कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। दूसरा, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ रिजेक्ट एंड रीवर्क थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स। तो क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स की हेल्प से कॉस्ट ऑफ रिजेक्शन और रीवर्क को हम लोग को कम करना है। टू स्टैंडर्डाइज द मेजरिंग मेथड, मतलब जो भी हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं वो सारे प्रोसीजर्स के मेथड जो होने चाहिए वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। सेकेंड लास्ट है टू मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, मतलब आप जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो वो मतलब ये लैपटॉप बनाने के लिए, तो उसका एक्यूरेसी लेवल भी हाई होना चाहिए। मतलब जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं वो कैपेबल होना चाहिए। लास्ट क्या है? टू प्रिपेयर डिजाइन फॉर ऑल गेजेस एंड स्पेशल इंस्पेक्शन फीचर्स। ठीक है, मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हुए या प्रोसेस फ्लो डायग्राम हुआ, वो सबका पहले आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। रैंडमली कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेट्रोलॉजी। तो अपन ने पहले ही देख लिया था कि मेट्रोलॉजी में मतलब एक साइंस है मेजरमेंट का। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस ऑफ मेजरमेंट एज अ टूल फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च में काम आता है।
इट वॉज अंडरलाइन बाय गैलीलियो, मतलब द ग्रेट साइंटिस्ट कहिए या एक पेंटर कहिए, तो गैलीलियो ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई बिना मेजरमेंट के साइंटिफिक रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि इट इज नेसेसरी फॉर सॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल टेक्निकल प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग in general and in production engineering and experimental design in particular। ठीक है, मतलब जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो सबका सॉल्यूशन। सेकंड, डिजाइन इंजीनियरिंग में मेट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये चेक करता है डिजाइन को, देन डिजाइन को चेक करता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विद द मतलब विद द पॉइंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड द इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। ओके, देन फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि इट इज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क इज स्टिल बीइंग एग्जीक्यूट विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब अभी भी जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे इंस्पेक्शन, क्वालिटी, ये सब चीजें नहीं यूज करते हैं। वो बस जनरली चीजों को प्रोड्यूस कर देते हैं और उसको बस मार्केट में डाल देते हैं। मतलब थर्ड क्वालिटी का जो भी सामान है वो इस कैटेगरी में आता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। देन हाई प्रोडक्टिविटी एंड एक्यूरेसी इज कॉल्ड फॉर द प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो हाई प्रोडक्टिविटी और एक्यूरेसी होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव अनलेस द साइंस ऑफ मेट्रोलॉजी इज अंडरस्टूड, इंट्रोड्यूस एंड अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कैपेबल हो विथ स्टैंड के लिए, तो आपको मेट्रोलॉजी की सारे बेसिक टूल्स आपको याद होने चाहिए। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी प्रिसीजन का डेफिनेशन से पहले ये किसका डायग्राम याद कर लीजिए। देखिए, एक्यूरेसी में क्या होता है, तो हमने 3 या 4 बार कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स से हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो कुछ वैल्यूज 20 आ रही है, कुछ वैल्यू 90 आ रही है, और हमने ये दोनों का मीन निकाल लिया। लेकिन प्रिसीजन क्या है, तो प्रिसीजन बताएगा कि नहीं ये जो वैल्यू है ये 18 के आसपास ही आएगी, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो 18 है। क्लियर? अब इसको समझते हैं। क्या पहला पॉइंट है द डिग्री ऑफ करेक्टनेस ऑफ समथिंग व्हेन कंपेयर टू अ ट्रू और एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, मतलब आपने जो वैल्यू निकाला उसको कंपेयर करना, ये आता है एक्यूरेसी के अंदर में। द स्टेट ऑफ स्ट्रिक्ट एग्जैक्टनेस, हाउ ऑफ्टन समथिंग इज स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट। मतलब प्रिसीजन में क्या होगा, तो हमने करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास में ही वैल्यूज को निकाला। अच्छा, दूसरा क्या है, मेजरमेंट फैक्टर जो है वो सिंगल होना चाहिए। यहाँ पे क्या आता है, तो मेजरमेंट फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीपल्स आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि समथिंग कैन बी एक्यूरेट ऑन ओकेजन एज अ फ्लक, फॉर समटाइम्स टू बी कंसिस्टेंटली एंड रिलायबल एक्यूरेट इट मस्ट बी अ प्रिसाइज। मतलब ये ऐसा बोला है कि आप बस रास्ते में चल रहे हो और अचानक में आपको चोट लग जाए, तो ये जो अचानक वर्ड है, कभी कभार ये अचानक की वजह से आपके एग्जैक्ट आंसर्स आ सकते हैं, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है। प्रिसीजन में कह रहा है कि रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज विदाउट बीइंग एक्यूरेट, अल्टरनेटली रिजल्ट कैन बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। मतलब कुछ समय ऐसा होगा कि वो प्रिसाइज होगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम पे ऐसे भी होंगे कि वो प्रिसाइज भी होंगे और एक्यूरेट भी होंगे। एक्यूरेसी रिफ्लेक्ट हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी अ नोन और एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, मतलब कितना आप एक्सेप्ट करते हो उस पे आता है। प्रिसीजन रिफ्लेक्ट हाउ रिप्रोड्यूसिबल मेजरमेंट आर इवन इफ दे आर फार फ्रॉम द एक्सेप्टेड वैल्यू। तो उसको एक्सेप्टेड वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। Measurement that are both precise and accurate are repeatability and very close to true value। ठीक है, मतलब ये true value के आसपास में, मतलब बहुत पास में होगा। Measurement that are both precise and accurate are repeatability and very close to true value। वही मैंने बोला, ये देखिए accurate कब होगा, तो ये जो हमारा सेंटर मेन ऑब्जेक्ट है
उसके आसपास में जब आएगा 20 में, 20 और 19 के आसपास में आ रहा है। प्रिसीजन क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई आंसर तो 20 है लेकिन मुझे 20 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास जो आंसर आया वो 18 है और मेरे को 18 को ही एक्सेप्ट करना है। ठीक है, देन रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्टिबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी क्या है, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द आउटपुट रीडिंग when the same input is applied repeatedly vary over a short period of time with the same measurement condition, same instrument and observer, same location and same condition of use maintained throughout। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक डिवाइस लिया एट सेम टाइम सेम इंस्ट्रूमेंट से और सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन पे जो भी वैल्यूज निकाली गई हैं, जो आउटपुट आया है, वो हम लोग बोलते हैं रिपीटेबिलिटी। और रिप्रोडक्टिविटी होता है, इट इज द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग व्हेन देयर आर चांस इन द मेथड ऑफ मेजरमेंट, ऑब्जर्वर, इंस्ट्रूमेंट, लोकेशन, कंडीशन ऑफ यूज एंड एरर ऑफ द मेजरमेंट। मतलब रिप्रोडक्टिबिलिटी में आपका ये चांस बहुत ज्यादा रहेगा कि वो हम मेथड अडॉप्ट नहीं किए, वो कंडीशंस अडॉप्ट नहीं होंगी, वो ऑब्जर्वर नहीं होगा, या वो मेथड या वो लोकेशन नहीं होगा। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग एंड रैंडम इन नेचर होगा। इसके बाद स्केलिंग में क्या है, तो सॉरी इसमें स्केल रीडिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दोनों क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एरर एंड सोर्स ऑफ एरर। तो एरर क्या होता है, तो पहले हमने बता दिया कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्यूरेट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल लीजिए कि अगर दो बंदे हैं और दोनों पर्सन ने एक ही इंस्ट्रूमेंट से दो अलग अलग एक ही ऑपरेटर्स, मतलब एक ही ऑपरेटर से दो सेम आइडेंटिकल स्पेसिमेन का मेजरमेंट किया, और ये मेजरमेंट में एक की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग आई और एक की 10 पॉइंट समथिंग आई, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एरर काउंट होगा। ओके, एरर आर नॉट ऑलवेज ड्यू टू मिस्टेक, जरूरी नहीं है कि हर बार वो मिस्टेक से हो। तो आपकी बुक में और कुछ रेफरेंस में एरर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैंने जनरली सारे टाइप्स को यहाँ पे कंसिडर किया। सबसे पहला है रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। तो रैंडम एरर इज ड्यू टू चांस, मतलब ये कभी चांस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक वर्नियर कैलिपर लिया और वर्नियर कैलिपर से आपने एक सिलेंडर का मेजरमेंट किया, तो जब आप ये कर रहे हो तो एट अ टाइम वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा इधर उधर मूव हो गया हो या कुछ एरर्स आ गई हो, तो ये जो मतलब एरर आ रहा है ये बाय चांस है, मतलब ये रैंडमली है, ये हमेशा नहीं आएगा। क्लियर है। सिस्टमेटिक एरर्स जो होती हैं वो जनरली फॉल्ट्स होती हैं मेजरमेंट डिवाइस की। ठीक है, यूजली दे आर आल्सो कॉल्ड जीरो एरर, और इट मे बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव एरर। These errors can be detached by correcting the measurement device. Those errors may be classified in different categories. ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स को क्या बोला गया है, ये जनरली मशीन की एरर्स की वजह से आते हैं, मशीन के डिफॉल्ट की वजह से, और इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये जनरली ये एरर्स क्यों क्यों आती है, तो पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपने बहुत दिन बाद यूज किया है, या वो मतलब आपने जैसे वर्नियर कैलिपर यूज किया है, तो वर्नियर कैलिपर में ऊपर में देखा होगा कि आपका एक लिस्ट काउंट होता है, मतलब आपको वो लिस्ट काउंट को ऐड करना ही पड़ेगा। इट मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डजंट मैटर, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग एरर है जो आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एरर का एग्जांपल मैं आपको शॉपकीपर से बताता हूँ। अगर आप क्या बोलते हैं रेनी सीजन में अगर 1 kg आप शुगर खरीदने जाएंगे तो देखेंगे कि शुगर पे मॉइस्चर का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, तो वो इट मे बी 1 kg और इट मे बी कि वो अलग हो जाए, मतलब शायद ज्यादा हो जाए, मतलब ज्यादा 1 kg से ज्यादा है या कम भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट जो अपना इफेक्ट उस स्पेसिमेन पे डालेगा उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एरर। तीसरा है प्रोसीड्यूरल एरर। एग्जाम्पल मीन्स अब
एक स्पेसिमेन है जो 100 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये इट में भी 95 mm लॉन्ग है। अब मैंने दो स्टूडेंट्स को बोला कि एक बंदा उसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करेगा और दूसरा ऑर्डिनरी स्केल से मेजर करेगा। तो ऑर्डिनरी स्केल वाले ने बोला कि सर इट इज 97.5 mm, और वर्नियर कैलिपर ने बोला नो सर इट इज 94.9 mm। तो जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं उस पे भी आपका जो आंसर आउटपुट आता है वो डिपेंड करता है। अच्छा, ह्यूमन एरर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक ट्रांसक्रिप्शनल एरर, दूसरा एस्टिमेटेड एरर। ट्रांसक्रिप्शनल एरर जो होता है वो जनरली रिकॉर्डिंग या राइट डाउन करते वक्त जो गलतियां होती हैं उसके ऊपर होता है, और एस्टिमेटेड एरर्स जो होते हैं वो रीडिंग को मेजरमेंट करते वक्त ली जाती हैं। एग्जाम्पल कैसे कि वही एक फ्रेंड ने रूलर से कुछ पेंसिल को मेजर किया तो उसने बताया 11.4 सेंटीमीटर आया, और दूसरे एक फ्रेंड ने बताया तो वो आया 11.3 सेंटीमीटर। मतलब ट्रांसक्रिप्शनल एरर में क्या होगा, आप लिखने में या रिकॉर्ड करने में गलती करेंगे, और एस्टिमेशनल एरर क्या होगा, तो एक ही स्पेसिमेन को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर करेंगे और उसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एरर्स को ऑल्सो क्लासिफाई किया गया है, पहला है ग्रॉस एरर, दूसरा ब्लंडर एरर। ग्रॉस एरर जो होते हैं तो ग्रॉस एरर्स आर कॉज्ड बाय मिस्टेक इन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर्स कैलकुलेटिंग मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग डेटा रिजल्ट, ठीक है। मतलब ग्रॉस रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो ये बाय मिस्टेक्स आते हैं विद द मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से, कैलकुलेशन की वजह से, या उसको रिकॉर्ड करते वक्त की वजह से। Blunder are final source of error, and these errors are caused by faulting recording or due to wrong value while recording a measurement, or misreading a scale, or forgetting a digit while reading a scale. These blunders should stick out like sore thumb if one person check the work of another person. It should not be comprised in the analysis of data. क्लियर है, मतलब ब्लंडर एरर सेम है कि रिकॉर्ड करते वक्त मे बी कुछ एरर्स आ गए हो, या लिखते वक्त एरर आया हो, या कुछ रीडिंग्स को हम बोल रहे हैं और उसके लास्ट के वर्ड्स याद नहीं आए हो जिसकी वजह से एरर आएगा, तो उसको हम लोग ब्लंडर एरर बोलते हैं। ओके, अब हमने पहले पढ़ चुका था कि सिस्टमैटिक एरर जनरली इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर्स की वजह से होता है। ये एरर क्यों होते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजरमेंट एरर्स की वजह से, इंस्ट्रूमेंट एरर्स की वजह से होता है, इन्वायरमेंटल होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है, और थ्योरेटिकल एरर होता है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसके नोट्स प्रिपेयर करिए और अपने पास संभाल के रखिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।